एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े वो था प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राइमरी सेक्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, जो कि इंडस्ट्रीज़ को समझाता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी चीज़ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है या फिर मैन्युफैक्चर होता है वो सभी को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। तो जब सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी का जो रॉ मटेरियल्स होता है वो उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए जब वो फिनिश प्रोडक्ट में बनता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग जो कॉपी लिखते हैं या फिर जो नोट कॉपी बनता है, तो उसका जो रॉ फॉर्म में रहता है वो है लकड़ी, या फिर लकड़ी को जो कि पल्प के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं और उसी पल्प से पेपर बनता है और फिर पेपर से नोट कॉपी। तो जो लकड़ी का रेट होता है उससे पेपर का या फिर जो नोटबुक बनता है उसका रेट उससे ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग एक कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो रॉ मटेरियल होता है कपड़े का, जैसे कि अगर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो कॉटन प्लांट्स होता है, तो उसका जो रेट होता है उससे ज़्यादा कॉटन के कपड़े जब बनता है वही ज़्यादा होता है। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ द सर्विस। तो इंडस्ट्री एक ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझाता है जो कि गुड्स को प्रोडक्ट करता है, गुड प्रोडक्ट प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व रहता है, साथ ही में मिनरल को एक्सट्रैक्ट करता है और हमें अच्छा सर्विस भी देता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री होते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कोल माइनिंग होता है इंडस्ट्रीज़ का वो कोल को एक्सट्रैक्ट करता है, और जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज होता है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इंडस्ट्री के उसके रॉ मटेरियल्स, उसके साइज और ओनरशिप के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स के हिसाब से इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज आर 4 टाइप्स, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कौन से चीज़ से रॉ मटेरियल्स आ रहा है उसके हिसाब से उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो रॉ मटेरियल्स हमें एग्रीकल्चर से मिलता है उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें आते हैं फूड प्रोसेसिंग का कंपनी, जो कंपनी की फूड बनाता है, और फिर वेजिटेबल ऑयल जो बनता है, या फिर जो कॉटन का टेक्सटाइल होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध का पैकेट हो या फिर जो पनीर का पैकेट हो, दही का पैकेट हो, या फिर घी जो बनता है, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। जो लेदर इंडस्ट्री जो कि चमड़े से बनता है, तो ये सभी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, बोल के इसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हिसाब से लेते हैं। देन आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें मिनरल से ही मिलता है। तो जो उसका जो एग्जांपल है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, या फिर जो बाकी के मिनरल को यूज़ करते हैं जैसे कि हेवी मशीनरी, बिल्डिंग्स मटेरियल्स, रेलवे, ये सभी हमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। देन थर्ड में आता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो रॉ मटेरियल्स हमें मेराइन से मिलते हैं, जैसे कि जो सी वाटर या फिर ओशियन से मिलता है, वो सभी आता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। जैसे कि एग्जांपल इसका आता है द इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो इंडस्ट्री सी फूड को प्रोसेस करता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिश ऑयल, जो मछली का तेल निकालता है जो कंपनी, ये सब आता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। देन लास्ट में आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो रॉ मटेरियल्स हमें फॉरेस्ट से मिलता है वो सभी आएंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। जैसे कि पेपर का जो इंडस्ट्री होता है, जैसे पेपर बनता है, या फिर फार्मास्यूटिकल जिसमें से कोई मेडिसिनल हर्ब से मेडिसिन बनते हैं, या फिर फर्नीचर या फिर बिल्डिंग्स, तो ये सभी आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन आता है उसके साइज के हिसाब से फॉरेस्ट इंडस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज द इंडस्ट्रीज कैन बी 2 टाइप्स, वन इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द सेकंड इज़ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे साइज का मतलब इंडस्ट्री का जो आकार है उसको नहीं समझा था। यहाँ पे साइज का मतलब उस इंडस्ट्री में कितने कैपिटल इन्वेस्ट हुए हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है मनी। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो उसमें जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होता है या फिर जो
आर्टिसंस होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग हो, पॉटरी मेकिंग हो, या फिर बाकी जो हैंडीक्राफ्ट्स होता है वो सभी आते हैं स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में। तो इसमें जो कैपिटल उसमें इन्वेस्ट होता है या फिर जो पैसा इसमें लगता है वो बहुत ही कम रहता है। इसमें ज़्यादा मशीन की भी ज़रूरत नहीं होता, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं होता, या फिर ज़्यादा लोग भी उसमें काम करने के लिए नेसेसरी नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ जो होता है वो कम अमाउंट में हो जाता है। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसका जो मशीनरी होता है, टेक्नोलॉजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है। देन लास्ट में आता है ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्री के टाइप्स। तो ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्री को फिर से 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक को आता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर, तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर और चौथा आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो जिसका मालिक कोई पर्सन या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, जो कि उसके जो कोई पर्सन उस कंपनी के ओनर होते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट जिसको चलाता है, तो जो फैक्ट्री के मालिक गवर्नमेंट होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसका एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, जैसे कि जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होता है या फिर जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं वो सभी आएंगे प्राइवेट सेक्टर में। देन पब्लिक सेक्टर में एग्जाम्पल आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और जिसको हम लोग बोलते हैं HAL, और द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आता है गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे कि कोई एक इंडस्ट्रीज के मालिक दोनों होते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर जिस इंडस्ट्री को चलाते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका एग्जाम्पल आता है मारुति उद्योग लिमिटेड। देन आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि इसको बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं। तो यहाँ पे जो ओनर होते हैं वो भी उसको उस पर काम करते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं, प्लस यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो भी वो खुद होते हैं। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सब लोग मिलजुल के काम करना। तो इसका एग्जाम्पल आता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड द सुधा डेयरी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जिससे कि एक इंडस्ट्री को वहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट में आता है जो फैक्टर वो है रॉ मटेरियल्स, कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। देन उसका लैंड देखते हैं कि वो ज़मीन जो है वो किस जगह पे है। देन वहाँ पे पानी की सुविधा है या नहीं, पानी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, वहाँ पे लेबर पावर ठीक से मिल रहे हैं या नहीं, काम करने के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए होता है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, वहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और मार्केट फैसिलिटीज़ है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है किसी भी इंडस्ट्री लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ कुछ एरिया में जो गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स को बहुत कुछ सुविधा देते हैं, जैसे कि उनको सब्सिडी लो कर देना, या फिर उनको पावर जो ट्रांसपोर्ट होता है कॉस्ट उसका खर्चा कम कर देना, या फिर जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको भी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे कुछ लोग इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम जो कि 3 सिस्टम से वो इन्वॉल्व रहता है। एक आता है उसका इनपुट, दूसरा आता है प्रोसेसिंग और तीसरा आता है आउटपुट। तो किसी भी चीज़ जो है वो इसी 3 प्रोसेस से ही बनता है इंडस्ट्रीज में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो कोई अगर चीज़ को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि कॉटन का ड्रेस अगर बनता है तो उसका जो इनपुट आता है वो आएगा उसका रॉ मटेरियल्स, देन लेबर, उसमें कौन कौन लोग काम किए हैं, उसका कॉस्ट ऑफ जो लैंड आता है या फिर जो खर्चा आता है वो, उसका ट्रांसपोर्ट और पावर, तो ये सभी आते हैं इनपुट में। देन प्रोसेसिंग आएगा कि उस जो कॉटन का प्लांट्स होता है उसको तोड़ा जाता है, कॉटन के बल्ब से कॉटन को अलग किया जाता है, उसके बाद उसको वीविंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, गिनिंग करते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस आता है कि कॉटन के प्लांट से जो कपड़ा बनता है, क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ बनता है, ये सभी आएंगे प्रोसेसिंग में। और उसका जो आउटपुट आएगा वो लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है, जो कि कोई एक ड्रेस मटेरियल होता है, कोई भी वो शर्ट होता है जिसको कि हम लोग पहनते हैं, तो वो आएगा इसका आउटपुट। तो इन्हीं 3 सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम की इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रीजन। तो कौन कौन से एरिया में इंडस्ट्रियल रीजन लोकेट होता है वर्ल्ड में और इंडिया में। तो इंडस्ट्रियल रीजन मतलब एक ऐसा रीजन, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि एक साथ बहुत सारे फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेट होते हैं, और वो लोग
उनका बेनिफिट वो उठा पाते हैं ड्यू टू देयर क्लोजनेस। तो जहाँ पे एक साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनते हैं उसी एरिया को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड है वो है नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, जो कि यहाँ पे मैप दिया है वॉल में, उसमें दिखा गया है। एंड द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स। तो जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं वो ज़्यादातर किसी सी पोर्ट के पास होता है, सी एरिया के पास, या फिर किसी कोल फील्ड के पास रहता है। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो आउट ऑफ कंट्री उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सी वाटर, जो कि सीप से उनको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी होता है, इसलिए वो हमेशा किसी समंदर के किनारों पे वो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना पसंद करते हैं। दूसरा जो कि कोल फील्ड, तो इंडस्ट्री को रन करने के लिए कोल पावर की ज़रूरत होता है, तो इसलिए वो हमेशा कोल फील्ड के पास ही इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं। उसके जो इंडिया में देखते हैं कौन कौन से एरिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलते हैं। इन मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन्स, अहमदाबाद एंड बड़ौदा रीजन्स, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सभी आते हैं इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ